तो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग। अब सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है जो कि जिसकी डिग्री 2 है। ठीक है, डिग्री 2 का मतलब क्या है? देखो, जैसे ये पॉलिनोमियल है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इसमें अब जो ये ए बी सी है, जो ए बी सी है, ये यहाँ पर कंसिडर किए जा रहे हैं कैसे? एज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ऐसी वैल्यूज जो चेंज नहीं होती। सपोज दैट जैसे 1 2 3 है ना, एंड सो ऑन। तो 1 2 3 ऐसे वैल्यूज हैं, जिन ऐसे टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो x है, इसको हमने लिया है एज अ वेरिएबल। अब होता क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है उसमें केवल एक ही वेरिएबल हो सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि भाई ए बी सी भी तो क्या है, वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पर ये एज अ कांस्टेंट लिए गए हैं। और आगे जब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ए बी सी की जगह हमें कुछ वैल्यूज़ दी होंगी और हमें फिर उसको क्या करना होगा, उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होगा। ये जो क्लास है ये केवल बेसिकली उन्हीं पॉलिनोमियल्स के लिए हैं जिनकी डिग्री 2 है। ठीक है, और जिनको मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करना पॉसिबल है। तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं मैथ्स में। और इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या हमें ध्यान रखना होगा और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले हम इस पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं और फिर इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। अब देखो, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री तो 2 है। डिग्री 2 होने का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल हैं उनकी सबसे बड़ी पावर जो भी होती है उसको हम उसकी डिग्री कहते हैं। अब वेरिएबल मुझे यहाँ पे इसमें एक यहाँ दिखाई दे रहा है और एक यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक है एक्स स्क्वायर, एक है एक्स। एक्स जो है उसकी पावर कितनी है, 1 है। ऑब्वियस सी बात है, हमें क्या चाहिए, हमें सबसे बड़ी पावर देखनी है। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। हमारे केस में सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब हमारे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। तो फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग जो होता है वो ऐसे पॉलिनोमियल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है जिसमें 3 टर्म होंगे और डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। सॉरी, डिग्री 2 होगी। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखें तीनों टर्म्स को अगर हम अलग अलग स्टडी कर लें तो देखो, एक टर्म है अपने पास एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है अपना, ये वेरिएबल है जिसकी वजह से डिग्री हमें मिली है, यानी सबसे बड़ी पावर वाला जो वेरिएबल है। ये जो ए है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और आई होप कि आपने ये सब कुछ पढ़ रखा होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म है हमारा पहला। अब हम दूसरे टर्म को देखते हैं जो कि अपने पास क्या है, बी एक्स है। अब बी एक्स में एक्स तो क्या है, एक्स तुम्हारा पॉलिनोमियल है, सॉरी एक्स तुम्हारा वेरिएबल है। तुम्हें क्या देखना है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है वो यहाँ पर बी है। और बी इस बार कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तीसरा टर्म है जो कि सी है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें कोई भी आपको वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा, ये सिर्फ एक कांस्टेंट है। तो इसको हम कांस्टेंट ही कहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया कांस्टेंट टर्म। आप समझो, कुछ बेसिक बातें हम ज़रा समझ लेते हैं ताकि हम मिड टर्म स्प्लिटिंग को समझ सकें डिटेल में कि करना क्या है एक्चुअल में। तो ज़रा देखो एक बार, हमें क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास, एक्स का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और कांस्टेंट अपने पास सी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लो और कांस्टेंट को लो। इन दोनों को तुमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। ये ध्यान रखना है कि तुम्हें ये इनके साइन के साथ लेना है, क्योंकि हमने तो लिख दिया इन्हें पॉजिटिव, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स में। लेकिन यहाँ पर इनके साइन नेगेटिव भी हो सकते हैं
ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेना है तुम्हें, ए और सी को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा ए सी, ये कोई भी वैल्यू आ जाएगी। अब तुम्हें ए सी जो प्रोडक्ट आया है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो तुम्हें ए सी मिले, लेकिन ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके तुम्हें क्या मिल जाए, मिड टर्म बी एक्स, यानी कि बी एक्स का बी जो यानी कि एक्स का जो कॉफिशिएंट है ना, जो मिड टर्म है उसकी स्प्लिटिंग करनी है। तो तुम्हें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है। जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि या तो जोड़ने पर या घटाने पर, है ना, या तो एडिशन के बाद या सब्ट्रैक्शन के बाद मिड वाला टर्म आ जाए, यानी कि बी आ जाए जो कि एक्स का कॉफिशिएंट है। ठीक है, अब ये चीज़ समझने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जोड़ने और घटाने में हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है। ठीक है, मतलब हो सकता है कई लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है और कई बार बच्चे इस वजह से गड़बड़ भी करते हैं, बल्कि अक्सर इस तरह से बहुत सारी गड़बड़ होती है। तो देखो ज़रा, मान लो अगर मेरे पास प्लस का 2, या ऐसे लिख लेते हैं 1+2 है। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरा 1 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है। देखो देखो 1 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है। अब क्या होता है कि अगर दोनों जो नंबर्स हमें दिए हैं अगर दोनों के साइन सेम हैं तो आप हमेशा क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, इफ साइंस आर सेम तो क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और ऐड कैसे करना है, विद साइन, जो भी उनका साइन है उसके साथ ही ऐड करना है। अब जैसे देखो 1 और 2 कैसे थे, पॉजिटिव थे, तो इनको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि तुमने पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड किया है तो आपका जो सम आने वाला है वो भी कैसा आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। ओके, सपोज दैट कि अगर ये पॉजिटिव ना होकर के कैसे होते, नेगेटिव होते, -1 -2 होते। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, अब क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, दोनों के साइन सेम है, और अगर साइन सेम सेम है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो 1 और 2 को आपने ऐड करा, 3 आ जाना है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि आपको साइन के साथ रखना है, तो इनका साइन नेगेटिव था तो जो सम आएगा वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ तक बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। लेकिन अगर मान लो साइन सेम ना हो, है ना, साइंस कैसे हो जाए, डिफरेंट हो जाए, साइंस कैसे हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तब आपको क्या करना है, तब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे लेकिन इस बार साइन किसका आएगा, विद साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर होगा उसके साइन के साथ आपको आउटपुट लिखना है, यानी कि जो भी आपका डिफरेंस आएगा। देखो जरा एक एग्जांपल दे, इससे समझते हैं। मान लो आपके पास -1 और +2 होता। ठीक है, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, साइंस ऑपोजिट हो गए, साइंस डिफरेंट हो गए। ठीक है, अब अगर आपने साइंस डिफरेंट देख ली कभी भी तो आपने क्या करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि बड़े नंबर में से छोटा ही घटता है, हमेशा बड़े में से छोटा ही घटेगा, छोटे में से बड़ा घट ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस आपका आ गया है, अब आपको साइन पे ध्यान देना है। आपने क्या करना है, साइन रखना है ग्रेटर नंबर का साइन। ठीक है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। अब 2 और 1 में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 2 है। ये इस बात को दिमाग से निकाल दो फिलहाल की नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन में बड़ा होता है छोटा होता है, सिर्फ 2 और 1 को देखो। 2 और 1 में से बड़ा कौन है, 2 है। 2 यहाँ पर पॉजिटिव है तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आपको यहाँ -1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका -1 नहीं आएगा, +1 ही आएगा। लेकिन मान लो अगर ये ऐसे ना होकर के 1 -2 होता, ठीक है, कैसे हो जाता, 1 -2। अब देखो, अब 1 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव हो गया 2 नेगेटिव हो गया, डिफरेंट साइन हो गए, ऑपोजिट साइन हो गए। फिर 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बच जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 बच जाएगा।
लेकिन क्योंकि 2 बड़ा है और माइनस के साइन का है तो डिफरेंस भी कैसा आएगा, माइनस का है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब कुछ बातों को समझ लेते हैं। यहाँ तक मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मान लो अगर आप ऐड कर रहे हो और ऐड करके जो सम आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जिन्हें आपने ऐड किया था वो नंबर भी पॉजिटिव रहे होंगे। ऐसे ही जब आप ऐड कर रहे हो और वो निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब जिन नंबर्स को आपने ऐड किया वो भी निगेटिव रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद जब आपने सब्ट्रैक्ट किया और आपका जो डिफरेंस आया वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब आपका पॉजिटिव वाला नंबर कैसा था, वो बड़ा रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो आपका नेगेटिव इंटीजर था वो कैसा रहा होगा, वो बड़ा रहा होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है तो फिर हम अब आगे चलने के लिए तैयार हैं। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि इस तरह के, है ना, केवल हमारे पास 4 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। कितने तरह के? 4 टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है और हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने जो ऑर्डर लिया है वो थोड़ा सा जो बुक टेक्स्ट बुक्स में दिया रहता है उससे थोड़ा अलग ऑर्डर लिया है। टेक्स्ट बुक्स में क्या दिया रहता है कि एक्स स्क्वायर में शुरुआत में इसका कोफिशिएंट 1 लेते हैं। मैंने वो टर्म बाद में लिया है क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें एक्चुअल में ए की कोई एक वैल्यू मिलनी चाहिए। हमने पढ़ा था ना ए एक्स स्क्वायर में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ए की अगर वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो हमें दिखना ही बंद हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम एक्चुअल में इस चीज़ को प्रैक्टिस करें जो हमने अभी सीखा है। तो शुरुआत में मैंने थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन लिए, बाद में थोड़ा मैंने ईजी वाले भी लिए ताकि हमें ये समझ में आ सके कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। हम समझते उसे अलग तरीके से हैं लेकिन एक्चुअल में हो कुछ और रहा होता है। इसलिए हमें क्या होता है कि जब थोड़ी सी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आती है और हम उसे समझने में और फिर हमें प्रॉब्लम होने लगती है। चलो अब देखो पहला क्वेश्चन कैसा है यहाँ पर। या एक काम करते हैं, थोड़ी सी एक और बात समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये पॉजिटिव हमने यहाँ लिए पर ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो कैसे कैसे हो सकता है? देखो ऐसे हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर में मान लो, एक तो ये केस हो गया जो हमने लिया ही है। एक ऐसा भी हो सकता है कि सी पॉजिटिव रहे लेकिन बी निगेटिव रहे। ऐसा हो सकता है कि बी पॉजिटिव रहे और सी निगेटिव हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि बी भी निगेटिव हो जाए और सी भी निगेटिव हो जाए। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक एक केस को मैंने जो बताया ना कि 4 टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, तो वो इस तरह से डिफरेंट बनेंगे। तो हमें समझना है कि हर केस में हमने करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ले लिया जब बी भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है। तो देखो कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए जो है, यानी कि हमारे यहाँ पे 3 है, और जो हमारा कांस्टेंट है सी जो कि हमारे पास 4 है, हमने इनको क्या कर लेना है, हमने इनको करना है मल्टीप्लाई। तो जब आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट विल यू गेट, 12। अब ध्यान देखो, ध्यान से देखो, 3 पॉजिटिव था, 4 पॉजिटिव था, तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट आया वो भी कैसा आया, पॉजिटिव आया। अब से पहले मैंने आपको ये बताया था कि इसे जोड़ने या घटाने पर आएगा, पर यहाँ पर एक बात समझने की है कि हम सिर्फ इस प्रोडक्ट से समझ सकते हैं कि कब घटाना है और कब जोड़ना है। देखो अगर हमारा जो प्रोडक्ट है, इसे ध्यान से याद रखना, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे से इस तरह की प्रॉब्लम्स में। प्रोडक्ट अगर मान लो पॉजिटिव आ जाए, जो कि हमारे केस में पॉजिटिव है, तो आपको ऐड करके क्या करना है, बी लाना है, जो कि हमारे केस में क्या है, 7 है। आपको ऐड करके 7 लाना है। लेकिन अगर प्रोडक्ट कैसा हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो फिर आपको मिड टर्म कैसे लाना होगा, सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, और जो हमने अब तक सीखा है उस पर अगर हम ध्यान दें तो जरा देखो, अगर ऐड करना होगा तो हो सकता है कि दोनों कैसे हो जाएं, दोनों पॉजिटिव हो जाएं, या ये हो सकता है कि दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएं, तभी ऐड करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो मतलब एक क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो हमारे वाले केस में हमने क्या करना है, हमने इसे ऐड करना है क्योंकि हमारा 12 पॉजिटिव आया, तो ऐड करके आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब देखो जरा 7 को देखो जरा, तुम्हारा जो 7 है ये भी पॉजिटिव है। और मैंने क्या बताया था कि अगर ऐड करके पॉजिटिव आ रहा है तो जिन नंबर्स को आपने ऐड किया होगा वो भी कैसे रहे होंगे, वो भी पॉजिटिव रहे होंगे।
तो देखो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट क्लास में जब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा इस पे, तो मैं अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ा बेसिक से क्वेश्चंस लाया हूँ। तो यहाँ ज़रा देखो तो 12 कैसे फैक्टर करने की, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। तो देखो वो तो 3 4 से 12 ही है कि 3 के 4 में मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 12, और 3 को अगर 4 में ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव 7 आ रहा था तो इसका मतलब 3 और 4 दोनों ही कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये तो बात ऑब्वियस ही है। तो अब देखो हमारे पास यहाँ ध्यान देने की बात एक और ये है कि हमारे पास सिर्फ 7 नहीं है, अपने पास 7x है। ठीक है, अपने पास क्या है, 7x है। तो अब 7x को तुम कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे 3x प्लस 4x। ठीक है, कैसे लिख दोगे, 3x 4x इनका सम। अब जरा देखो, तो अब जो हमारे पास पोलिनोमियल था वो क्या था, इट वॉज 3x प्लस 7x प्लस 4। तो इस 7x की अब हमने स्प्लिटिंग कर देनी है और इसको बांट देना। स्प्लिटिंग का मतलब दो हिस्सों में बांट देना है। ठीक है, तो वो हिस्से क्या बन गए हमारे 3x और 7x। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 7x को लिखेंगे, सॉरी 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x और एंड में 4। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में जो भी हमें कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में जो भी कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि देखो एक तो पहले दोनों टर्म्स में 3 भी कॉमन है और दोनों में x भी है। अब देखो 3x स्क्वायर वाले टर्म को देखो, 3x स्क्वायर एक्चुअल में क्या है, 3 इंटू एक्स, और इसमें तो तुमने 3x ले लिया तो तुम्हारे पास क्या बच गया, x बच गया। तो यहाँ बचा x, लेकिन जो 3x है ये तुमने पूरा का पूरा 3x ले लिया। तो इसे तुम कैसे समझोगे कि 3 इंटू एक्स इंटू 1 है ये, इसमें से तुमने 3x ले लिया तो तुम्हारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, वैसे समझना है कि अगर तुम डायरेक्ट करो हर बार ना करना हो। तो देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 3 देखो कॉमन था मैंने ले लिया, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x थे इसके पास, एक एक्स मैंने ले लिया तो एक एक्स बच गया। यहाँ 3x के टेबल में एक ही बार आएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कॉमन लेते हैं तो प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लेते हैं। तो 3x 1 सा 3x हो गया। बाद के दोनों टर्म्स में मुझे 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पहले वाले में से 4 ले लिया तो x बचा और दूसरा बचा 4 1 सा 4। अब देखो मेरे पास फिर से दो टर्म्स आ गए, एक ये टर्म आ गया और एक ये टर्म आ गया, मुझे इसमें x प्लस 1 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो x प्लस 1 कॉमन ले लो, तो जो पहले वाले में क्या बच गया, 3x बच गया, और बाद वाले में क्या बच गया, 4 बच गया, और बीच में है प्लस। तो ये आपके फैक्टर हो गए x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4। अब फैक्टराइज करने का मतलब क्या है कि आपने ऐसे दो टर्म निकाल लिए जिनको मल्टीप्लाई करके आपका वो इनिशियली जो आपको ओरिजिनल पॉलिनोमियल दिया था वो आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको इतना समझ में आ गया होगा फर्स्ट टाइप का। नहीं समझ में आया तो एक दो बार थोड़ा सा पीछे करके देख लो, मैंने बहुत ही डिटेल में समझा दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। सो नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं। अब इसमें क्या करा है, देखो इसमें हमारा c तो देखो पॉजिटिव ही है लेकिन 7 नेगेटिव है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब पॉजिटिव 3 को पॉजिटिव 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में गया था, तो पॉजिटिव 12 ही आएगा। तो यानी कि आपको ऐड करके क्या लाना है, ऐड करके लाना है माइनस का 7। और देखो सम अगर माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब जिन नंबर्स को ऐड किया गया होगा वो दोनों के दोनों नेगेटिव रहे होंगे। सेम आ रहा है तो इसका मतलब 3 और 4 ही होंगे जैसा पिछले क्वेश्चन में किया, तो ये हो जाएंगे -3 और -4। पर क्योंकि अपने पास नेगेटिव 7x है तो आप क्या लोगे, नेगेटिव 3x नेगेटिव 4x। तो आपने स्प्लिटिंग कर दी -7x की दो टर्म्स में, विच इज़ -3x -4x। अब इन दोनों टर्म्स को आप ऐड करोगे तो माइनस का 7x ही आता है, और -3 और -4 को मल्टीप्लाई करके 12 आता है पॉजिटिव। तो देखो कैसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर, स्प्लिटिंग क्या कर दी हमने, -3x -4x प्लस 4। अब नेगेटिव वाला जब आ जाता है तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, चलो देखो इन दोनों को देखो, आपको 3x कॉमन दिखाई दे रहा होगा, मैंने 3x कॉमन ले लिया। पहले वाले में 3 तो हमने ले ही लिया, एक्स स्क्वायर के पास 2x थे, एक एक्स ले ले तो एक एक्स बच गया, बीच में माइनस है, 3x 1 सा 3x। अब देखो यहाँ दूसरा वाला टर्म्स अगर नेगेटिव हो, देखो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखना, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आपको ले लेना। अब -4 आपने ले लिया,
अब क्या होगा कि जब निगेटिव वाले में से आप माइनस कॉमन लोगे तो आपको पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव वाले में से आप माइनस कॉमन लोगे तो निगेटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4 1 4। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जो माइनस का साइन है वो -1 इंटू -1 को मल्टीप्लाई करके आता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि प्लस प्लस भी तो प्लस हो, सॉरी ये गलत कर दिया, एक माइनस की एक प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव आता है ना, माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस कैसे भी समझो। लेकिन जो पॉजिटिव है वो कैसा आता है, माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करके। अब इसके लिए मैं कह रहा था कि कुछ बच्चे कहेंगे कि हम प्लस 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 भी तो लिख सकते थे, तो माइनस माइनस प्लस ही क्यों लिखा। उसका रीज़न ये है क्योंकि भाई हमको माइनस कॉमन लेना है। देखो यहाँ पर हमें माइनस कॉमन लेना है, और अगर माइनस कॉमन लेना है तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको वही टर्म लेनी पड़ेगी जिसमें माइनस हो। तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। अब देखो इस प्लस में से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या बचता है, माइनस, और इस माइनस में से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या बचता है, प्लस। तो यहाँ देखो -4x नेगेटिव टर्म था और +4 पॉजिटिव टर्म था। आपने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, 4 भी कॉमन लिया, तो -4x में से माइनस कॉमन लेने की वजह से वो पॉजिटिव हो गया, और 4 कॉमन ले लिया तो s बच गया। ऐसे ही प्लस वाले 4 में से माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस का बचेगा, और 4 वन सा 4 हो गए। अब मुझे दोनों टर्म्स में x-1 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x-1 कॉमन ले लूँगा तो बच जाएगा 3x-4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। आई होप कि अब यहाँ आपको समझ में आने लग गया होगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस और रह गए, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों टाइप हमने डिस्कस किए जब आपको ऐड करके मिड टर्म लाना था। आगे के 2 जो बचे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स को जहाँ पर मिड टर्म आएगा सब्ट्रैक्ट करके, घटाने के बाद। ठीक है, आ जाओ देखो। अब इस एग्जांपल में देखो आपके पास एक 4 है जो कि x² का कोफिशिएंट है, और एक है -6 जो कि कांस्टेंट है। इनको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 4 पॉजिटिव है, -6 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 6 24। अब देखो आपका ये निगेटिव है, निगेटिव आया तो मिड टर्म कैसा आएगा, सब्ट्रैक्ट करके आएगा। मिड टर्म कैसा आएगा, सब्ट्रैक्ट करके आएगा। इस क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। क्यों, क्योंकि वो इसे भी ऐड करके लाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐड करके नहीं आएगा बल्कि सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो देखो आपको 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो आप मल्टीप्लाई करो तो 24 आ जाए, और सब्ट्रैक्ट करो तो 10 आ जाए। तो ऐसे हैं 2 टर्म, 12 और 2। ठीक है, 12 2 24, और 12 में से जब आप 2 सब्ट्रैक्ट कर देते तो बचता है आपका 10। ठीक है, अब यहाँ पर अगली बात जो है समझने की वो आपको ध्यान देनी है। अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप बड़ा, अब क्योंकि देखो आपका यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, छोटा नंबर नेगेटिव रहा होगा, तो वो हमारा ये केस है। लेकिन मान लो अगर आपको -10 लाना होता तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको माइनस का 12 रखना पड़ेगा और प्लस का 2, क्योंकि डिफरेंस अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव नंबर बड़ा रहा होगा। ठीक है, तो आप इसे कर लो, ये हो जाएगा 4x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 6। अब देखो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे। पहले वालों में मुझे 4x कॉमन दिखाई दे रहा है, जब 4x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x, और ये हो गया 4 3 12, क्योंकि x तो हम ले चुके। बाद के में आपको -2 कॉमन ले लेना है, माइनस कॉमन लेने की वजह से बाद के दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 कॉमन लिया तो x बचा, प्लस में 2 3 6। अब मुझे x+3 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप लिखोगे x+3। अब थोड़ा सा मैं तेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे यहीं पे ही ख़त्म कर सकते हो, लेकिन मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में भी 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप वो 2 कॉमन भी ले लो, तो ये हो जाएगा x+3, और 2 कॉमन ले लो, 2 2 4 x माइनस 2 1 2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, ध्यान ये रखना है कि क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके लाना है, और अगर आपका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव रखो, और अगर आपका डिफरेंस निगेटिव आ रहा है तो बड़ा नंबर निगेटिव रखो। इतना ध्यान रखना है, आपसे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। मैं इसके प्रॉब्लम को वैसे पीछे ही डिस्कस कर चुका कि 4 - 6 को मल्टीप्लाई करने पे -24 आएगा,
नंबर जो दो हैं जिनका डिफरेंस 10 आना है वो हैं 12 और 2। क्योंकि आपका डिफरेंस नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव बड़ा रखना है और पॉजिटिव छोटा रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4x² माइनस 12x प्लस 2x माइनस 6। अब फिर देखो कॉमन सेम ही लेना है, पहले भी 4x कॉमन लिया था, 4 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, 2x थे, एक x बच गया, 4 3 12, x आपने ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद 2, यहाँ पे x बचा और दूसरा 2 3 x कॉमन आपका आ गया, x-3 और बाद में बच गया आपका 4x प्लस 2। इसमें से भी अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा x-3 x 2x प्लस। ठीक है, अब देखो ये हमने चारों तरह की प्रॉब्लम डिस्कस कर ली। अब लास्ट में मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको करने के लिए दे रहा हूँ जिसमें एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 3 आपको करने होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने ले लिया कि जहाँ पर x² के पास कोई कोफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा। जब नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इस केस में क्या होता है कि 1 से जब आप 16 की मल्टीप्लाई करोगे तो 16 ही आ जाएगा। इस केस में ये सिखाया जाता है कि जो ये कांस्टेंट है आपको कांस्टेंट कैसे फैक्टर करने हैं जिन्हें अगर ये पॉजिटिव है तो ऐड करके ये आ जाए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आप 1 से मल्टीप्लाई ही कर रहे हो, क्योंकि अगर आप केवल कांस्टेंट को देखोगे तो फिर ऐसा क्वेश्चन जो हमने अब तक डिस्कस किए उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पहले प्रोडक्ट लाना है और फिर उसके हिसाब से फैक्टर करना है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है। तो देखो 16 कैसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करके 10 आ जाए। तो ऐसे हो गए आपके 8 और 2। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव 10 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव ही होंगे। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से x² प्लस 8x प्लस 2x प्लस में 16। ठीक है, मिड टर्म की स्प्लिटिंग हो गई। अब पहले दोनों में x कॉमन ले लो तो बच गया x प्लस 8, बाद के दोनों में 2 कॉमन ले लो तो बच जाएगा x प्लस 2 8 16, x प्लस 8 कॉमन है तो आपका बच जाएगा x प्लस 2। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो पॉज करके, और ये 2 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ और मैं आपके सामने आऊँगा।